बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ कुछ बड़ी अहम खबरें पाकिस्तान के हवाले से। एक तो सर्वे हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी और उनकी मकबूलियत के हवाले से, वो आपको बताते हैं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तारीखी डकैती पकड़ी गई है और बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अब हमें पता चला कि ज़मीनों का रिकॉर्ड सीधा क्यों नहीं होने दे रहे थे माजी के हुक्मरान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज इसके ऊपर एक्शन भी लिया है। वो क्या एक्शन है, एक तकरीब भी उन्होंने की, वो भी आपको बताएंगे। गैलप सर्वे आपको बताएंगे, ये रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बतानी है। मेरी नज़र पड़ी एक्चुअली ट्विटर पे शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट था। वो ट्वीट देखने के बाद फिर मैंने मरीम नवाज साहबा का स्टेटमेंट देखा और वो स्टेटमेंट देखने के बाद मायूसी के एक अंधेरे थे। दोबारा से बड़ी मुश्किल से अपने आप को दिमागी तौर पे हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मरीम नवाज़ एक कौमी सतह की लीडर बनने जा रही हैं, लेकिन वो हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसा कारनामा करती हैं कि हमारी सोच के ऊपर पानी फेर देती हैं। अब ये शहबाज गिल के ट्वीट पहले पढ़ लेते हैं कि मरीम सफदर साहिबा ये तासुर देना चाह रही हैं कि जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में मुदाखलत कर रहा है, किसका बयानिया है और किसे खुश करने के लिए ये बातें इंटरनेशनल फोरम्स पर कोट की जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे नवाज शरीफ का बयान कुलभूषण ने अपने केस में सबूत के तौर पर पेश किया था। यानी नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो कुलभूषण यादव के बारे में उनके जो स्टेटमेंट थे वो बड़े मुबहम थे। और कुलभूषण के बारे में नवाज शरीफ साहब के जो स्टेटमेंट थे वो कुलभूषण यादव ने अपने केस में इस्तेमाल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि वो बच पाए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाते ऐसा स्टेटमेंट देना बड़ा गैर मुनासिब था। उस वक्त शोर भी बहुत पाकिस्तान में मचा था। मरीम नवाज़ ने ऐसा क्या कहा, आइए पहले आपको वो बताते हैं कि मरीम नवाज साहब का वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर वावेला हो रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद मरीम नवाज साहब जब आज बाहर निकली तो अंदर भी दिन बड़ा अजीब था। उनके वकील ने कह दिया 2 दिन पहले जी मैं आपका केस ही नहीं लड़ सकता। तो वकील बदलने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा मैं कुछ नए नुकात भी उठाना चाहती हूँ, वकील भी बदलना चाहती हूँ, मुझे 1 महीने का वक्त दे दें। तो टाइम गेनिंग टैक्टिस जो है ये इनका पुराना तरीकाकार है और वो चाह रही थी टाइम लेना, लेकिन अदालत ने उनको 23 तारीख तक का टाइम दिया है, 23 सितंबर तक का, यानी को 15 दिन का टाइम उनको मिल गया है। अब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा था, ये स्टेटमेंट ज़रा गौर से सुनिएगा एक एक जुमले के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम करना चाहिए। दूसरा जुमला, बकौल उनके पाकिस्तान को अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। तीसरा जुमला, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बहाली में बैनुल अक़वामी बरादरी का साथ देना चाहिए। ये हैं जी 3 जुमले, गौर करें। पहला जुमला वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम करना चाहिए, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत कर रहा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपने नज़रिए और अपने फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। तो मरीम नवाज़ को लगता है कि अफ़गान अवाम कुछ और चाह रहे हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कुछ और चाह रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत कर रही है। ये वही सोच है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अमरुल्लाह साले से मिलाती है। ये वही सोच है जो नवाज शरीफ को कुलभूषण यादव के खिलाफ नहीं बोलने देती। ये वही सोच है जो कश्मीर का पूरा इलेक्शन लड़ते हुए मरीम नवाज़ कहीं पे इंडिया का या नरेंद्र मोदी का या पाकिस्तान के दुश्मनों का नाम नहीं लेती, उनका तस्करा नहीं करती। ये वही सोच है जो इंडियन सोच है। ये वही सोच है जो रोज़ाना आप इंडियन टेलीविजन के ऊपर सुनते हैं। ये वही सोच है जो प्रोपेगेंडा की सूरत में पाकिस्तान के सामने बार बार आती है। पाकिस्तान बार बार दुनिया को ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ये चाहता है कि एक ऐसी हुकूमत बने जो आलमी सतह पर तस्लीम की जाए, ऐसी हुकूमत बने जिसमें तमाम सियासी गिरोहों की और तमाम नस्ली जो ग्रुप्स हैं उन तमाम की वहाँ पे एक मिली जुली सरकार होनी चाहिए। तालिबान को ये चाहिए कि तमाम तबकात को साथ लेकर चलें ताकि कहीं पे भी कोई एहसास कमतरी ना हो और खाना जंगी का शिकार अफगानिस्तान ना हो। पाकिस्तान को लगता है ये मसले का हल है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये ईरान का मौक़िफ़ है, ये सेंट्रल एशिया का मौक़िफ़ है, यही रशिया का मौक़िफ़ है। चाइना ने भी यही कहा था, अमेरिका और यूरोप भी यही चाहते हैं। अरब ममालिक का मौक़िफ़ भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो फिर आप समझिए कि पाकिस्तान तो वही कह रहा है जो पूरी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो वही है। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम है भारत। भारत बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक गेम खेल रहा है। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के DGISI गए अफगानिस्तान में और वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश की, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने की कोशिश की।
पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है और चंद लोगों को सड़कों पे निकाल के एक एहतजाज भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत नवाज लोगों ने करवाया है अफगानिस्तान में, काबुल में। तो मरियम नवाज उनकी ज़बान बोल रही हैं, पाकिस्तान की ज़बान बोलने की बजाय पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रही हैं। पूरी दुनिया को आग लगी है जब DGISI ने अफगानिस्तान का दौरा किया, ख़ास तौर पे भारतीयों को, ख़ास तौर पे अशरफ गनी और उसके पिट्ठुओं को, ख़ास तौर पे NDS जो पुराने लोग थे उनको, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, रियासत पाकिस्तान से लड़ते हैं, उन सबको आग लगी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर खुशी थी, दुनिया भर में इसको सराहा भी गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। आज यूरोप, अरब ममालिक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, खित्ते के बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को और कुछ मुल्क दुश्मनों को ये आग लगी है कि पाकिस्तान रोल क्यों प्ले कर रहा है, ये आग लगी है कि पाकिस्तान अहमियत क्यों इख्तियार करता चला जा रहा है। इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई बड़ा गेम कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चला रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ अचीव करना चाहता है। हालांकि हमने हमेशा वहाँ पे अमन के लिए बात की है। मरियम नवाज साहबा ने आज स्टैंप किया उस बात को। अब कल को अगर मरियम नवाज साहबा किसी कौमी सतह के ओहदे के ऊपर पहुँचती हैं तो क्या उनका ये बयान फेंक दिया जाएगा या ये भी कोट किया जाएगा उनके वालिद के बयान की तरह, जिन्होंने कुलभूषण यादव के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और बाद में उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोट किया गया था। याद रहे कि DGISI फैज़ हमीद ने कुछ दिन पहले काबुल का दौरा किया था। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को खासी कवरेज दी थी, जिसके बाद इंडियन और PTM सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से फ्री अफगानिस्तान के नाम से एक ट्रेंड भी चलाया गया था, जिसमें तासुर दिया गया कि अफगानिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। आज मरियम नवाज साहबा ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है अपनी पार्टी की भी। लेट्स सी उनकी पार्टी इसको ओन करती है, डिसोन करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का नहीं है, ये एंटी स्टेट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भारत में कोर्ट होगा, वो पसंद करेंगे। ये स्टेटमेंट वहाँ कोर्ट होगा जहाँ पाकिस्तान के दुश्मन बैठेंगे। हमदुल्ला मुहिब का फेवरेट स्टेटमेंट ये हो सकता है, अशरफ गनी का फेवरेट स्टेटमेंट ये हो सकता है, किसी पाकिस्तानी का नहीं। अब आ जाए इस्लामाबाद में पढ़ने वाले डाके पे। जो डाका इस्लामाबाद में पड़ा है उसमें इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप ये देख लें। वज़ीर आज़म ने बताया कि लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन निज़ाम की तारीफ कर रहा हूँ मैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में जंगलात की 1000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हुआ है। 1000 एकड़ ज़मीन, ये 8000 कनाल बनती है सीधी सीधी, और इसके अलावा मजीद ज़मीन भी है, दीगर महकमों की ज़मीनें भी हैं। असल में हुआ क्या, इन्होंने किया क्या? देखिए, पहले जो रिकॉर्ड होता था पटवार खाने में या पटवारियों के पास, उसको इन्होंने कहा जी हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने वो लट्ठा जो पुराना होता था जिसके ऊपर वो पटवारी देखते हैं, कपड़ा होता है बहुत बड़ा उनके पास, वो लट्ठा निकालते हैं, उसके ऊपर से वो देखते हैं और जी ये आपका नंबर है, ये आपका खसरा है, इसके अंदर यहाँ आपकी ज़मीन है और ये इतनी ज़मीन आपको मिल जाएगी। फिर वो उसके ऊपर कागजी कार्रवाई करके दे देते हैं। यहाँ पे बड़े 2 नंबरी के गुंजाइश होते हैं। यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता रहा है माजी में। ज़मीनें किसकी किधर कर दी, किसकी किधर कर दी, यहीं से तो पैसा बनाते थे सारे लैंड डिपार्टमेंट वाले, पटवारी, तहसीलदार, ये सब यहीं से अरबोपति होते हैं। गुरदावर वगैरह ये सारे लोग करोड़ोंपति अरबोपति हो जाते हैं। एक पटवारी करोड़ोंपति कैसे हो सकता है? उसकी तनख्वाह ही चंद हज़ार है, लेकिन वो करोड़ोंपति हो जाता है। अरबोपति पटवारी भी हैं पाकिस्तान में। तो यही लट्ठे का कमाल था। तो इस लट्ठे का कमाल था, वो PMLN के दौर में इन्होंने कोशिश की कंप्यूटराइज करने की, तो वो लट्ठे को स्कैन कर दिया। बजाय इसके कि लैंड को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज किया जाए, उसको डिजिटलाइज किया जाए, उसको गूगल के साथ जोड़ा जाए, उसको एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जहां दुनिया में आप बैठे हैं वहां बैठ के आप एग्जैक्ट अपनी लैंड पे पहुंच सकते हो, वो नहीं किया। वो नहीं किया इन्होंने, और वो इसलिए नहीं किया कि पटवारियों की और महकमा माल की दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी और बेशुमार लोग जो MNA MPs हैं, बेशुमार लोग जो ताकतवर लोग हैं, बहुत सारे लोग जो लैंड माफिया हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे तगड़े लोग जो सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए हैं और कई कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, उनको उठाना पड़ जाना था। तो उनसे ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते थे। मिसाल के तौर पे इन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद का एक रिकॉर्ड जो है उसको तब्दील किया है, लट्ठे को बाकायदा डिजिटलाइज किया है, सही मानों में उसको कंप्यूटराइज किया है। तो पता चला है कि यहाँ पे तो बेशुमार ज़मीन ऐसी है जो लोगों की है ही नहीं, उनकी मलकियत ही नहीं है और वो बैठे हुए हैं। ये ज़मीन, ये कौन बैठा हुआ है? ये ज़मीन इसकी नहीं है, ये ज़मीन किसकी है? ज़मीन सरकार की है। जब ये सारा कंप्यूटराइज हो रहा था, जब ये सारा डिजिटलाइज हो रहा था, तो रोज़ाना की बुनियादों पर लोग हैरान हो रहे थे। और जब ये मुकम्मल हो गया तो इमरान खान साहब को एक ब्रीफिंग दी गई, उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब इतना तो कब्जा हुआ था। खान साहब ने कहा जी कब्जा हम छुड़वा लेंगे, ये सारा निज़ाम जो है इसको अब राइज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ये काम हो गया, क्योंकि इसमें दिलचस्पी लेने वाले बहुत ग्रुप्स थे जो चाहते ही नहीं थे कि ये काम हो। ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई। इसके बाद उन्होंने कहा कि FBR को बहुत पहले कंप्यूटराइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा
नहीं होता। इसकी वजह यह है कि कंप्यूटराइज ना करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं, बेईमान लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलता है अगर कंप्यूटराइज ना करें तब। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े कब्जा ग्रुप हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करके इतना पैसा कमा लिया है कि वो इस तरह के काम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें कंप्यूटराइज हों और वो बेनकाब हो और उनसे ज़मीनें वापस ली जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में 300 अरब मालियत की ज़मीन पर कब्जा हुआ था। 300 अरब मालियत की ज़मीन, एक गरीब मुल्क है हमारा, उसके ऊपर कब्जा हुआ था या वो गैर इस्तेमाल थी। इस तरह इस्लामाबाद में जंगलात की 100 अरब तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हुआ है। इसलिए इस निज़ाम से शफाफियत आ जाएगी और ये कब्जे छुड़वाए जाएंगे। अगर ये शफाफियत पहले होती तो 2 नंबर लोग इतना पैसा ना बनाते। ये है जी वो मामला जो आज एक और रिजॉल्व हुआ है। इस हुकूमत का एक और बड़ा कदम और बड़ा अच्छा कदम है। अब आ जाए कि लोग इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं। बड़ी खबर है, ये आप तक पहुंचाते हैं। गैलप ने एक और सर्वे किया है और ये सर्वे उन्होंने किया पाकिस्तान के 100 के करीब अजला के अंदर और बहुत बड़े पैमाने पर ये सर्वे हुआ है। और इसमें जो चीज़ा चीज़ें हैं वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग कोविड-19 कि कोरोना वायरस से निपटने में इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही, तो 69% लोगों ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, कारकर्दगी। फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन अफेयर्स के मामले में, यानी जो खारजी मामलात हैं या जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात के मामलात हैं, उसमें तो 58% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान साहब ने हैंडल किया। और इसके बाद गरीबों की इमदाद करने के हवाले से एक सवाल था कि हेल्पिंग पुअर, यानी परफॉर्मेंस इसमें कैसी रही इमरान खान साहब की, तो 54% लोगों ने कहा कि परफॉर्मेंस इसमें अच्छी रही है। और कंट्रोलिंग करप्शन, यानी करप्शन को कंट्रोल करने में इमरान खान साहब किस हद तक कामयाब रहे, तो 48% लोगों का कहना है कि करप्शन के कंट्रोल में इमरान खान साहब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर कोई 50% के आसपास 40-50% कोई चीज़ लोग अगर कहें तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये आदाद-ओ-शुमार बहुत बेहतर होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग राय देते नहीं हैं। जो राय दे रहे हैं उनमें अगर 40% से ऊपर लोग हक में राय दे दें तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस रनिंग द इकॉनमी, इकॉनमी को बेहतर करने में ये पहले बहुत डाउन था। ये पोर्शन इमरान खान साहब का 20% लोग भी पसंद नहीं करते थे। आज 45% लोग पसंद कर रहे हैं कि वाकई मईशत में इमरान खान साहब अब बेहतरी लाना शुरू हुए हैं। क्योंकि कोरोना वायरस होने के बावजूद, महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद, दुनिया भर में बेरोज़गारी बढ़ने के बावजूद, दुनिया भर में गुर्बत बढ़ने के बावजूद, दुनिया भर में पाकिस्तान की तरह ज़राए आमदन कम होने के बावजूद, इसके बावजूद अगर लोग ये कह रहे हैं कि वो मईशत को बेहतर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। ये सर्वे आप दुनिया में कहीं भी करवा लें, आप इंडिया में करवा लें, तो लोग कहेंगे कि मईशत को मोदी ने बहुत बुरा झटका दे दिया है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुनिया में आप कहीं भी करवा लें तो कहीं अच्छी राय बहुत कम ही आएगी। तो यहाँ इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये एक अच्छी खबर है कि लोग अब उनकी परफॉर्मेंस को कुछ हद तक बेहतर समझ रहे हैं। यहाँ 2 छोटी खबरें और हैं, एक अच्छी और एक बुरी है। FATF के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से अहदाफ के उसूल में कामयाबियों का एतराफ़ किया गया है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ज़ेली तंजीम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की जानिब से FATF अहदाफ के उसूल में नुमाया कामयाबियों का एतराफ़ किया है। उन्होंने पाकिस्तान को दिए गए अहदाफ पर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें FATF अहदाफ पर हुकूमत पाकिस्तान की पेशरफ और कारकर्दगी पर मुतमईन नजर आई। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग समेत बेशतर अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन कवानीन बनाए। इस हवाले से पाकिस्तान के इकदाम इत्मीनान बख्श हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दिए गए 40 अहदाफ में से 39 पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई। सिर्फ एक हदफ जिसके उसूल में पाकिस्तान को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, वो भी जल्द मिल जाएगी। अब 39 नुकात पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। दुनिया में 32 वाले मुल्क भी हैं, 30 वाले मुल्क भी हैं, इससे और कम वाले मुल्क भी हैं, वो सारे ग्रे लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक नुक्ते की वजह से अगर अब भी ग्रे लिस्ट में रहता है तो फिर पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। दुनिया की ऐनक तब्दील कर दी पड़ेगी जिससे वो पाकिस्तान को देख रहे हैं। और एक जो कुछ बुरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाल दिया गया है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, ये एक इदारा है, उसने दर्जाबंदी करता है। उसने पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट के डाउनग्रेड करके फ्रंटियर मार्केट के इंडेक्स में शामिल कर दिया है। इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मईशत के हवाले से इसका कुछ थोड़ा बहुत असर तो होता है।
मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल है क्या, पहले आप ये समझ लें। ये MSCI नामी एक अमरीकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये एक मखसूस इलाके में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी पैमाइश करती है, जो सरमायाकारों को सरमायाकारी का डाटा और तर्जियाती खिदमात फराम करती है। यानी एक फ़र्म है, वो ये बताती है कि कहाँ पे सरमाया करें और कहाँ पे ना करें। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एमर्जिंग मार्केट थी, अब वो कह रहे हैं कि ये एक फ्रंटियर मार्केट है, एमर्जिंग नहीं है। ये स्टेटस इनके तब्दील होते रहते हैं, इनकी पसंद नापसंद भी होती है। इनके डायरेक्टर्स का आप ख्याल ना रखें पाकिस्तान में तो फिर भी ये हो सकता है। बहरहाल ये मॉर्गन स्टैनले की कैपिटल इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।